हेलो दोस्तों, शेपिंग फ्यूचर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम 28 जनवरी की इम्पोर्टेंट सुजस और पीआईबी की न्यूज़ को कवर करेंगे। जो सबसे पहली न्यूज़ है वो सुजस से है, जिसमें राजस्थान विधानसभा का 5वां सत्र स्टार्ट हो गया है और जो विधानसभा अध्यक्ष हैं राजस्थान के वो वासुदेव देवनानी हैं और जो मुख्य सचिव हैं वी श्रीनिवास हैं। बस आपको इनमें से यही चीज़ याद रखना है। एक तो ये 5वां सत्र है, 16वीं विधानसभा का कौन सत्र है? 5वां सत्र है। विधानसभा अध्यक्ष कौन है? वासुदेव देवनानी जी हैं और मुख्य सचिव वी श्रीनिवास जी हैं अपने। फिर इस पूरे पेज में कोई भी न्यूज़ इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट जो पेज है उसमें एक न्यूज़ ये लास्ट ईयर की है जो इम्पोर्टेंट है, वर्तमान के एग्जाम्स में पूछ जा सकती है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो हुए थे वो बिहार में हुए थे लास्ट ईयर। ठीक है, उसमें राजस्थान के जो खिलाड़ी थे उन्होंने 24 गोल्ड जीते हैं, 12 सिल्वर जीते हैं और 24 ब्रॉन्ज जीते हैं और ये टोटल मिला के 60 पदक जीते हैं इन्होंने। तो गोल्ड 24, 12 सिल्वर और 24 ब्रॉन्ज, ये आप याद रखना। 24 12 24, ये तो बहुत ही ईजी है याद रखने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट एक और न्यूज़ है इसमें कि जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2025 जो राजस्थान में आयोजित हुए थे उनका आयोजन 7 शहरों में आयोजन किया गया था और इसमें 222 विश्वविद्यालयों ने भाग लिया था और इसके साथ ही 7,000 पार्टिसिपेंट्स ने इसमें भाग लिया था। 7 शहरों में इसका आयोजन हुआ और इसमें 222 विश्वविद्यालयों ने भाग लिया और 7,000 प्रतिभाओं ने इसमें भाग लिया। वैसे ये लास्ट ईयर की न्यूज़ है लेकिन सुजस में दी हुई है तो एग्जाम्स में आपसे पूछा जा सकता है। जो ये बाकी की न्यूज़ है ये अपन इकोनॉमिक सर्वे में कवर करेंगे इन सभी न्यूज़ को, तो ये अभी के लिए इतनी इम्पोर्टेंट है नहीं। नेक्स्ट एक न्यूज़ और है, पीएम कुसुम योजना के कंपोनेंट ए में राजस्थान देश में फर्स्ट नंबर पे है और कंपोनेंट सी में सेकंड नंबर पे है। ये आपको याद रखना है। कंपोनेंट ए में तो फर्स्ट नंबर पे है, कंपोनेंट सी में सेकंड नंबर पर है। नेक्स्ट न्यूज़ जो है वो पीआईबी से है, जिसमें केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2026 को अधिसूचित कर दिया गया है तथा ये 1 अप्रैल 2026 से लागू हो जाएंगे। कब से लागू होंगे? 1 अप्रैल 2026 से लागू होंगे। ठीक है, इससे पहले के जो ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम थे वो 2016 के थे। 2016 के जो नियम थे उनका ये अभी स्थान लेंगे और ये लागू होंगे 1 अप्रैल 2026 से। ठीक है, इन नियमों को किनके आधार पे अधिसूचित किया गया है? पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1926 के अंतर्गत। पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986 के अंतर्गत इनको अधिसूचित किया गया है और ये 1 अप्रैल 2026 से लागू होंगे। इसके अंतर्गत क्या गया है कि जो ठोस अपशिष्ट हैं उनका 4 स्तर पे उनको सेग्रीगेट करना है आपको। ठीक है, ये 4 स्तर कौन कौन से हैं? एक तो गीला अपशिष्ट में, दूसरा सूखे अपशिष्ट में, तीसरा शुष्क अपशिष्ट में और चौथा विशेष देखभाल अपशिष्ट में। इनको अलग अलग तरीके से इनको सेग्रीगेट करना है आपको। फिर जो थोक अपशिष्ट उत्पादक हैं इनकी परिभाषा क्या है कि जो बल्क में वेस्ट प्रोड्यूस करते हैं। तो इनमें उन्होंने कहा है कि इनमें वे संस्थाएं शामिल हैं जिनका क्षेत्रफल या तो 20,000 स्क्वायर मीटर है, जिनका क्षेत्रफल या तो 20,000 स्क्वायर मीटर है या जिनकी जल खपत 40,000 लीटर प्रतिदिन है, 40,000 लीटर या इससे ज़्यादा प्रतिदिन है, या फिर ये डेली 100 किलो वेस्ट प्रोड्यूस करते हैं। एक तो इनका क्षेत्रफल 20,000 वर्ग किलोमीटर से ज़्यादा होना चाहिए या फिर इसके अलावा 40,000 लीटर प्रतिदिन जल खपत होनी चाहिए या इनका ठोस उत्पादन है वो 100 किलो या इससे ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, इनमें कौन कौन शामिल है? केंद्र सरकार के, राज्य सरकार के डिपार्टमेंट है, स्थानीय निकाय है, पीएसयू वगैरह हैं, संस्थान है, वाणिज्यिक प्रतिष्ठान है और आवासीय समितियां हैं, हाउसिंग सोसाइटीज इसमें शामिल हैं। और एक इनमें इंपॉर्टेंट डाटा इन्होंने दिया है कि थोक अपशिष्ट उत्पादक हैं वो कुल ठोस अपशिष्ट उत्पादन का कितना परसेंट है? 30% बने। जितने भी सॉलिड वेस्ट टोटल उत्पन्न होता है उसका 30% तो क्या है? थोक वाला ही है। ठीक है, और इसके लिए नियमों में एक
केंद्रीकृत ऑनलाइन पोर्टल विकसित करने का प्रावधान भी किया गया है। ये क्या है, इन सभी चरणों को ट्रैक करेगा। जैसे अपशिष्ट निर्माण कहाँ हो रहा है, संग्रह कितना है, प्री वहन कितना है, उसको प्रसंस्कृत कितना किया गया है, उसका निपटान कितना किया गया है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी ने गूगल के AI फॉर लर्निंग फोरम में AI आधारित शिक्षा और कौशल विकास के लिए अपना विजन प्रस्तुत किया। और सीशु मेरठ चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी, सीशु मीन्स यहाँ पर चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ भारत का पहला AI सक्षम राज्य विश्वविद्यालय के प्रायोगिक मॉडल की भी इन्होंने घोषणा की है। और ये जो MOU हुआ है, ये हुआ है कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के बीच में, गूगल क्लाउड के बीच में और चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ के बीच में। चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी को भारत के पहले AI सक्षम राज्य विश्वविद्यालय के प्रायोगिक मॉडल के रूप में स्थापित किया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, ये आपको देखनी है। आप प्री मेंस दोनों में आपको इसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है, नीति आयोग ने संपूर्णता अभियान 2.0 की शुरुआत कर दी है। ये अभियान 28 जनवरी से लेके 14 अप्रैल तक 3 महीने तक चलेगा। 28 जनवरी से लेकर 14 अप्रैल 3 महीने के लिए चलेगा। और इसमें जो आकांक्षी जिले हैं उसके तो 5 मुख्य संकेतक होंगे और आकांक्षी ब्लॉक के 6 मुख्य संकेतक होंगे। आकांक्षी जिलों के 5 मुख्य संकेतक और आकांक्षी ब्लॉकों के 6 मुख्य संकेतक इसमें होंगे। और इस अभियान का उद्घाटन नीति आयोग के CEO, ये अपने को याद रखना है, इस अभियान का उद्घाटन नीति आयोग के CEO BVR सुब्रमण्यम द्वारा किया गया है। ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। इसका उद्घाटन BVR सुब्रमण्यम द्वारा किया गया है। अब अपन देखते हैं कि आकांक्षी जिला कितने हैं। आकांक्षी जिला 112 है और आकांक्षी ब्लॉक 513 है। ये इसमें से जो आकांक्षी जो ब्लॉक हैं उसमें अभी अपन ने पढ़ा कि जो 6 संकेतक हैं उनके आधार पर इनकी पहचान की जाएगी। और आकांक्षी जिलों में 5 संकेतकों के आधार पर ये संकेतक है। ये आप एक बार पढ़ लेना, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है ये। फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज इसमें है कि आकांक्षी जिला और आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम कब स्टार्टिंग हुई इनकी ना। ये एग्जाम्स में आपसे अभी भी पूछा जा सकता है, आप मेंस में इसका यूज ले सकते हैं। तो आकांक्षी जिला कार्यक्रम की शुरुआत 2018 में हुई थी। ये 112 जिलों को कवर करता है। और आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम की शुरुआत 2023 में हुई थी और ये 2023 में इसकी स्टार्टिंग हुई थी। तो ये 500 ब्लॉकों के लिए इसकी स्टार्टिंग हुई थी, लेकिन 2025 में इसको बढ़ा के 513 ब्लॉक कर दिया गया है। 2018 में 112 जिलों को लेके और 2023 में 500 ब्लॉक से शुरुआत की थी और 2025 में 513 ब्लॉकों पर इनकी शुरुआत की गई है। और आकांक्षी जिला कार्यक्रम में जो संकेतक हैं वो 49 संकेतक हैं और आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम में 40 सूचकांकों से इनकी प्रगति को मापा जाता है। नेक्स्ट न्यूज है PIB की आयुष एक्सिल और जेप्टो के मध्य डिजिटल पहुंच मजबूत करने के लिए आयुष उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए समझौता पत्र पर हस्ताक्षर किए गए। आयुष एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो जेप्टो है उसके बीच में एक MOU हुआ है। इसके लिए कि जो आयुष उत्पाद हैं उनकी डिजिटल पहुंच, ताकि उनकी इजीली डिलीवरी की जा सके। बस इसमें आपको ये याद रखना है कि जेप्टो के साथ में इनका MOU हुआ है। आयुष निर्यात प्रोत्साहन परिषद का जेप्टो के साथ में MOU हुआ है। नेक्स्ट न्यूज है कि केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने नई दिल्ली के मंडी हाउस में स्थित नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में दुनिया के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच समारोह भारत रंग महोत्सव के 25वें संस्करण का उद्घाटन किया है। दुनिया के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच समारोह भारत रंग महोत्सव के 25वें संस्करण का उद्घाटन किया है। और इस समारोह की जो अध्यक्षता थी वो की थी श्री भरत गुप्त जी ने। इस प्रोग्राम की अध्यक्षता की थी श्री भरत गुप्त जी ने। और इस प्रोग्राम के अवसर पर
इन्होंने अपना एक ऐप आधारित रेडियो स्टेशन रंग आकाश और ओटीटी प्लेटफॉर्म नाट्यम की शुरुआत की है। एक तो इसमें यही न्यूज याद रखनी है, एक दुनिया का सबसे बड़ा है, दुनिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच समारोह है। और फिर एक नेक्स्ट ये है कि इसकी अध्यक्षता किसने की, प्रोफेसर भरत गुप्त ने की थी इसकी अध्यक्षता। और इस प्रोग्राम के अंडर रंग आकाश, रेडियो स्टेशन और ओटीटी प्लेटफॉर्म नाट्यम की शुरुआत की गई है। और ये जो भारत रंग महोत्सव है, ये भारत के 40 से ज़्यादा जगहों पर मनाया जाएगा और प्रत्येक महाद्वीप के एक देश में मनाया जाएगा इसको। अब नेक्स्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज है वो ये ध्यान, आज की सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज ही ये है, जितने भी न्यूज है आज की उनमें से सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज ही ये है। इसमें ये है कि जीडीपी का जो बेस ईयर है उसको चेंज किया जा रहा है 2022-23 में। जो सीपीआई है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, उसका 2024 उसका बेस ईयर किया जा रहा है। और जो आईआईपी है, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक, उसका बेस ईयर 2022-23 किया जा रहा है। तो अपन ये जान लेते हैं कि इससे पहले के बेस इनके कौन थे। जीडीपी का बेस ईयर था 2011-12, आईआईपी का बेस ईयर था 2011-12 और जो सीपीआई का बेस ईयर था वो 2012 था। इससे उनको चेंज किया गया है। और ये चेंज क्यों किया जा रहा है, क्योंकि जो अपन जीडीपी का बेस ईयर 2011-12 देखते हैं, उसके बाद में देश में बहुत सारे बदलाव आ गए, जैसे जीएसटी यहाँ पे आ गई, यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन अलग तरीके से हो गया, डिजिटलाइजेशन, इनका इम्पैक्ट यहाँ पर पड़ा है। तो इसकी वजह से इन बेस ईयर को चेंज किया जा चुका है। और ये जो चेंजेज हैं ये लागू कब होंगे, चलो इसको पिक्टोरियल फॉर्म में देख लेते हैं एक बार। जीडीपी का जो न्यू बेस ईयर है 2021-22 किया जा रहा है, कब से, 2011-12 से, मतलब इसमें 11 साल जोड़ देने हैं। ठीक है, ये 2012 से चेंज करके किया जा रहा है 2024 को, इसका डबल किया गया 2012-24, 12-24। आईआईपी का जो बेस ईयर है उसको 22-23 किया जा रहा है, किससे, 2011-12 से। ये तो सेम है, ये तो आपको याद रह जाएगा, ये दोनों सेम है। ये अपन पढ़ चुके हैं इनको, बेस ईयर चेंज कब से क्या किया गया है। सीपीआई वाला भी अपन पढ़ चुके हैं। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक क्या होता है। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक कोई भी एक टाइम पीरियड ले लेते हैं, उस टाइम पीरियड में औद्योगिक उत्पादन में क्या चेंजेस हुए हैं उसको मापता है। और ये एक मासिक सूचकांक है। औद्योगिक उत्पादन एक मासिक सूचकांक है। ठीक है, और ये जो नई श्रृंखला है इसकी समय रेखा क्या होगी, इनकी शुरुआत कब से होगी। जीडीपी है, जीडीपी की जो आधार वर्ष 2022-23 है इसकी शुरुआत 27 फरवरी से किया जाएगा। सीपीआई का जो आधार वर्ष 2024 अपन चेंज कर रहे हैं, इसकी शुरुआत 12 फरवरी 2026 से की जाएगी। और आईआईपी की आधार वर्ष 2022-23 कर रहे हैं, इसकी शुरुआत 28 मई 2026। हालांकि ये न्यूज़ कोई काम की नहीं है, इनका डेट वगैरह एग्जाम में इतनी पूछी नहीं जाती। आज की लास्ट न्यूज़ है कि विंग्स इंडिया 2026 कार्यक्रम, विंग्स इंडिया 2026 कार्यक्रम कहाँ पर आयोजित हुआ, तो इसका आयोजन हुआ हैदराबाद में। और विंग्स से अपन समझ सकते हैं ये किससे रिलेटेड है, ये एविएशन सेक्टर से रिलेटेड है। बस सिर्फ दो ही न्यूज, दो ही इसमें फैक्ट याद रखने, एक तो एविएशन सेक्टर से रिलेटेड है और इसका आयोजन कहाँ हुआ है, हैदराबाद में आयोजन हुआ है। तो एक बार आज की न्यूज़ का वापस क्विक रीजन देख लेते हैं। पहली न्यूज़ जो अपन ने देखी कि अभी राजस्थान विधानसभा का 5वें सत्र की शुरुआत हो गई है और विधानसभा अध्यक्ष हैं श्री वासुदेव देवनानी जी और मुख्य सचिव श्री वी निवास जी। नेक्स्ट न्यूज़ अपन ने देखी जो बिहार में खेलो इंडिया यूथ गेम्स हुए थे लास्ट ईयर, उनमें से राजस्थान ने 24 गोल्ड जीते हैं, 12 सिल्वर जीते हैं और 24 इन्होंने ब्रॉन्ज जीते हैं। जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स हुए थे 2025 में, इसमें ये 7 शहरों में आयोजित हुए थे और देश भर में 222 विश्वविद्यालयों और 7,000 खिलाड़ियों ने इसमें भाग लिया था। नेक्स्ट न्यूज़ जो है वो है कि पीएम कुसुम योजना के कंपोनेंट ए में राजस्थान देश में नंबर 1 पे है, कंपोनेंट सी में राजस्थान सेकंड नंबर पे है।
फिर नेक्स्ट न्यूज़ अपने देखी कि नए जो ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम है वो 1 अप्रैल 2026 से लागू होने वाले हैं और इनको केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने इनको अधिसूचित किया है और ये जो 2016 वाले जो पहले वाले नियम थे उनका ये स्थान लेंगे। और ये किसके अंतर्गत लागू किए गए हैं? ये नियम पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986 के अंतर्गत इनको अधिसूचित किया गया है। और ठोस अपशिष्ट के स्रोत के 4 स्तरीय पृथक्करण होगा। ठोस अपशिष्ट का स्रोतों का 4 स्तरीय पृथक्करण होगा। कौन कौन से 4 स्तर हैं? गीले अपशिष्ट, सूखे अपशिष्ट, स्वस्थ अपशिष्ट और विशेष देखभाल अपशिष्ट। ठीक है। अभी आता है कि थोक जो अपशिष्ट हैं इनकी परिभाषा क्या है? थोक अपशिष्ट वे संस्थाएं हैं जिनका एरिया या तो 20,000 स्क्वायर मीटर या इससे ज़्यादा है, या उनकी डेली की जल खपत 40,000 लीटर या इससे ज़्यादा है, या वो डेली 100 किलो सॉलिड वेस्ट का उत्पादन कर रहे हैं। इसमें सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट के जो डिपार्टमेंट्स हैं वो हैं, लोकल बॉडीज़ हैं, पीएसयू हैं, संस्थान है और वाणिज्यिक प्रतिष्ठान और हाउसिंग सोसाइटी इसमें शामिल है। एक इम्पोर्टेंट फैक्ट इसमें दिया हुआ है, सॉलिड वेस्ट का 30% जो उत्पादन है वो थोक अपशिष्ट उत्पादक करते हैं। फिर नेक्स्ट में अपन ने देखा इनके लिए एक सेंट्रलाइज ऑनलाइन पोर्टल की शुरुआत की जाएगी जो इन चीज़ों को ट्रैक करेगा। नेक्स्ट अपन ने देखा कि सीसीयू मेरठ भारत का पहला एआई सक्षम स्टेट यूनिवर्सिटी बनने जा रहा है और इसके लिए कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय, गूगल क्लाउड और चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी के बीच में एक एमओयू हुआ है। नेक्स्ट अपन ने देखा कि नीति आयोग द्वारा संपूर्ण अभियान 2.0 की शुरुआत की गई है और ये चलेगा 28 जनवरी से लेकर 14 अप्रैल तक, 3 महीने तक ये अभियान चलेगा। और इसमें जो आकांक्षी जिले हैं उनमें से 5 संकेतकों के आधार पे और आकांक्षी ब्लॉक में 6 संकेतकों के आधार पे सैचुरेशन को प्राप्त करना है। और इस अभियान का उद्घाटन नीति आयोग के सीईओ BVR सुब्रमण्यम द्वारा किया गया है। नेक्स्ट अपन ने देखा कि जो आकांक्षी जिला कार्यक्रम है वो 112 जिलों में चलता है। आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम 513 जिलों में देते हैं। आकांक्षी जिला कार्यक्रम की शुरुआत 2018 में हुई थी 112 जिलों से और आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम की शुरुआत 2023 में हुई थी 500 जिलों से। 500 जिलों से बढ़ाकर इसको 513 2025 में किया गया है। आकांक्षी जिला कार्यक्रम में जो प्रगति है वो 49 सूचकांकों से मापी जाती है और ब्लॉक कार्यक्रम में 40 से मापी जाती है। नेक्स्ट अपन ने देखा कि आयुष एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल और जेप्टो के मध्य एक एमओयू हुआ है ताकि जो आयुष उत्पाद हैं उनकी डिजिटल पहुंच को सुनिश्चित किया जा सके। नेक्स्ट न्यूज अपन ने देखी कि केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने दिल्ली में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में दुनिया के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच समारोह भारत रंग महोत्सव के 25वें संस्करण का उद्घाटन किया है। फिर अपन ने देखा इसकी अध्यक्षता किसने की थी? प्रोफेसर भरत गुप्त ने इसकी अध्यक्षता की थी और इस दौरान इन्होंने ऐप आधारित रेडियो स्टेशन रंगाकाश और ओटीटी प्लेटफॉर्म नाट्यम की शुरुआत की थी। नेक्स्ट अपन ने देखा कि इस थिएटर के 25 साल की शानदार यात्रा पूरी होने के कारण अब इसको सबसे बड़े फॉर्मेट में आयोजित किया जा रहा है। ये भारत के 40 शहरों में और प्रत्येक महाद्वीप के एक देश में इसका आयोजन किया जाएगा। नेक्स्ट सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज़ अपन ने देखी कि बेस ईयर चेंज गए हैं। जीडीपी का बेस ईयर 2011-12 से 2022-23 किया गया है। सीपीआई का बेस ईयर 2012 से 2024 में चेंज किया गया है और आईआईपी का बेस ईयर 2011-12 से 2022-23 में चेंज किया गया है। नेक्स्ट न्यूज़ अपन ने देखी विंग्स इंडिया 2026 जो प्रोग्राम है वो हैदराबाद में आयोजित हुआ है और ये एविएशन सेक्टर से रिलेटेड है। थैंक यू गाइस। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप डेली सूजस और पीआईबी की न्यूज़ इजीली कवर कर सकें। धन्यवाद।